स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने उपभाग 1 के जितने भी वर्गीकरण प्रश्न है सभी प्रश्नों को मैंने एकदम सॉल्व करवा दिया है। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने हल करा के आपको बताया है ताकि आपको 2025 एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अभी से एक काम करना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आपको एक काम करना है कि 2024 के जितने सेट है, सर कितने सेट है बाबू, 7 सेट है। सातों सेट के यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया, सातों सेट को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो वहां से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% है, 95 प्लस स्कोर होगा। इसके पीछे मैंने आपको 5 सेट करा दिया है, उसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर एक एक वीडियो को देखिए और उन पांचों सेट को पूरी तरह से कवर कर लीजिए। बाकी मैं जल्द से जल्द इन दोनों सेट को करा दूंगा, छठवां और सातवां, तो आपका सातों सेट कंप्लीट हो जाएगा। और इन सातों सेट को आपने कवर कर लिया बाबू तो 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं सकता है, 100% है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले बॉलीवुड प्रश्न करते हैं। इस वीडियो में लोग उपभाग 2 के जितने बॉलीवुड प्रश्न उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उपभाग 2 का जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है उपभाग 2 का पहला प्रश्न है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल बताना है कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO या COO या OH या COOH, ठीक है। तो प्रोपेनल पूछ रहा है ना, तो पहले आप प्रोपेनल को थोड़ा तोड़ लीजिए। प्रोपेन प्लस अल, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। प्रोपेनल को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रोपेन प्लस अल। अब देखिए यहाँ पर अल किसके लिए लगता है, अल किसके लिए लगता है जानते हैं, यह अल किसके लिए लगता है, CHO के लिए। किसके लिए लगता है, CHO के लिए, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO। कौन सा है, CHO। जहां भी अल दिखाई देगा, जहां भी अल दिखाई देगा वहां पर समझिए क्या है, CHO है, ठीक है। और जहां पर आल दिखाई देगा, आल क्या दिखाई देगा, आल, वहां पर समझिएगा OH है। क्या है, OH है, OH समूह है, ठीक है। तो जहां पर अल दिखाई देगा वहां पर CHO है, एल्डिहाइड समूह है। और जहां पर ऑल दिखाई देगा, ऑल, वहां पर OH समूह है, मतलब एल्कोहल समूह है, ठीक है। बात समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान है। आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। पहला 7, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन आपका 5, ठीक है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। आप जानते हैं किस तरह पीएच पैमाना होता है, ये पीएच पैमाना होता है या कहां से होता है, ये बीच में क्या होता है, 7 होता है या 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ से 7 होता है, ठीक है। तो 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। एक आपका पीएच पैमाना है। तो 7 जब होगा तो उदासीन बनेगा। और 7 से कम होगा, 4, 5, 3 कुछ भी होगा तो अम्लीय माना जाएगा। और 7 से अधिक होगा और 14 के बीच में होगा तो क्या होगा, आपका क्षारीय होगा, ठीक है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 14 किसके लिए होगा, क्षारीय के लिए। 1 किसके लिए होगा, अम्लीय के लिए। और 5 भी किसके लिए होगा, अम्लीय के लिए, क्योंकि दोनों क्या है, 7 से कम है, ठीक है। तो ये अम्लीय हो जाएंगे। और इस 7 से अधिक है, 14 क्या है, 7 से अधिक मतलब 14 तक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिखा, थोड़ा सा इसको थोड़ा यदि कर लेते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न बाबू कि निम्नलिखित में कीटोन है। आप बताना है कीटोन किसमें है, मेथेनॉल में, एथेनॉल में या प्रोपेनॉन में या प्रोपीन में, ठीक है। तो आप कीटोन पूछा है ना, क्या पूछा है, कीटोन। तो कैसे पहचाने कि इसमें कीटोन है, ठीक है, कैसे पहचाने कि इसमें कीटोन है, तो उसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है। जहां भी आपको ओन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ओन, क्या दिखाई दे, ओन, ठीक, ओन दिखाई देगा तो वहां पर समझिएगा कीटोन है। क्या है, कीटोन है। जहां भी आपको ओन दिखाई देगा, ओन, जिसमें भी ओन जुड़ा होगा अंत में, वही क्या होगा, क्या होगा, आपका क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है ना। ऑन या
इसको ऑन बोल सकते हैं, ऑन या ओन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉल, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। एथेनॉल बिल्कुल है। प्रोपेनॉन क्या है यहाँ पर, प्रोपेनॉन कहीं ना कहीं ऑन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। प्रोपेनॉन या ऑन दिखाई दे या ओन दिखाई दे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओन दिखाई दे रहा है ना, चाहे ऑन। प्रोपेनॉन क्या दिखाई दे रहा है, प्रोपेनॉन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जहां भी ऑन दिखाई देगा ओन, ठीक है। कीटोन में ओन आ रहा है, देखिए कीटोन ओन आ रहा है ना, तो जहां भी ओन दिखाई देगा क्या होगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉन, यहाँ पर प्रोपेनॉन मिल सकते हैं, इसको प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने इसके पीछे तो बताया है कि जहां भी ऑल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ऑल दिखाई दे, वहां पर ओएस सम होगा। कौन सम होगा, ओएस सम होगा। जहां पर ऑल दिखाई दे वहां पर कौन सम होगा, सीएचओ सम होगा, ठीक है। और जहां पर ओन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ओन दिखाई दे, वहां पर कीटोन सम होगा, जिसको किसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, सी डबल वन ओ, ठीक है। कीटोन को इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है। अभी पीछे आपने देखा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ठंडे जल से, किस जल से बाबू, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला क्या है, तत्व है। पहला ऑप्शन है एयू, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है एजी, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है आपका कापर, मतलब सीयू, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं आयरन, सॉरी क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, एयू से, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, जो पोटेशियम होता है, ये ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, समझ रहे ना। 12 नंबर प्रश्न है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। ध्यान से, जब भी ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया पूछा जाएगा, ठीक है, और किसमें, वायु में और उच्च ताप पर। मैंने इसको, इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी करा दिया है, मैंने उसमें आपको बताया था भर्जन क्या होता है, ठीक ना। तो भर्जन ही होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निस्तापन नहीं होगा, प्रगलन नहीं होगा, अयस्क का संदर्भ नहीं होगा, ठीक है। जहां पर उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त किया जाएगा, क्या प्राप्त किया जाएगा बाबू, ऑक्साइड प्राप्त किया जाएगा, वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर क्या होगा, भर्जन होगा। ये भर्जन का परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। भर्जन क्या है, परिभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको 12 नंबर प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब आप लोग 23 नंबर 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 मतलब कापर सल्फेट, जो क्या बोले, कापर सल्फेट प्लस आयरन जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपका फेरस सल्फेट बन जाता है, और कापर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मतलब कापर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, या उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ये वाला इसी तरह नहीं होगा और ये वाला इसी तरह नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद की निर्माण करते हैं, या आपको उत्पाद आया है, दो आ गया है, तो ऐसे बात ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। आप विस्थापन अभिक्रिया, क्यों विस्थापन अभिक्रिया क्यों हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा जो कापर है, जो कापर है ये आयरन से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, मतलब आयरन क्या किया, इसको भगा दिया है, ठीक है ना, इसके बीच करके हटा दिया है, और इसके स्थान पर क्या हुआ, आके आयरन बैठ गया है। तो जब कोई क्या करता है, जब इस तरह कोई भी रिएक्शन आपको दिखाई दे, देखिए यहाँ पर आयरन यहाँ पर है, इसको हटा करके इसके स्थान पर बैठ गया ना, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि 13 प्रश्न एकदम अच्छे से कवर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते उपभाग 3 को, उपभाग 3 हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या ये सभी। तो स्वपोषी मतलब स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। वो क्या बोलते हैं बाबू, उनको बोलते हैं स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। चलिए इस तरफ अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपको बता रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो इसे बताइए कौन पादप हार्मोन है आपका, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एड्रीन एड्रीनेलिन, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन या एड्रीनेलिन, ठीक है, या थायरॉक्सिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोसिन क्या है आपका एक, साइटोसिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या लिखा है, साइटोकाइनिन क्या है आपका एक पादप हार्मोन है, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा कि पराग कोष में होते हैं अंडाशय, गर्भाशय या परागकण या बाह्यदल, ठीक है। तो जो आपका पराग कोष होता है बाबू, जिस पराग कोष में क्या होता है, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि पुनरुद्ध भवन जिसको बोलते हैं पुनर्जनन, क्या बोलते हैं, पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, या ब्रायोफिलम में, या कबूतर में। ठीक है, तो जो पुनरुद्ध भवन है इसमें किससे प्रजनन होता है, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। ठीक ना, प्लेनेरिया में भी, तो दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक और बी क्या राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ए और बी तो दिया नहीं है, आप किसी को भी इसमें लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक कोई लगा दीजिए, चाहे ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका किसका बाबू, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, या ऑक्सीन, या जिब्रेलिन, या डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर एक क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण पूछा है, शेर, हिरण, हरे पौधे, या वर्षा। ठीक है, तो पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण कौन है, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे। ठीक है, अब चलिए आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न और आखिरी आप लोग के लिए प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। ठीक है, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल, या ये सभी। तो जो मेंडल थे बाबू, इन्होंने इन सभी का क्या किया था, उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, आपके 20 वर्ग प्रश्न कवर हो गए। मैंने टोटल प्रश्नों को बता दिया है, आज सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आप सातों सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।